नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज मेरा टॉपिक ओम्स लॉ है। तो जैसा कि सभी को मालूम है, किसी भी डीसी क्लोज्ड सर्किट में करंट बढ़ाने पर वोल्टेज समान रेशो में बढ़ता है, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। जितना करंट बढ़ाओगे उसी समान रेशो में वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को आज मैं एक वर्चुअल सर्किट से आपको इसको परफॉर्म करके बता रहा था कि कैसे करंट बढ़ाओगे या वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा किसी डीसी सर्किट में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसा कि सर्किट में दिख रहा है, एक वोल्टेज सोर्स मैंने लगा दिया है और एक एमीटर लगा दिया है, इसके एक रेजिस्टर लगा दिया है, इसके अलावा एक पोटेंशियोमीटर मैंने लगा दिया है और करंट फ्लो हो रहा है जैसा कि दिख रहा है 3.8 मिली एम्पियर और 4.71 वोल्ट। उस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी मिल रहा है 4.71 वोल्ट और उसमें से 3.8 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में ये देखते हैं कि अगर करंट बढ़ाने पर या वोल्टेज बढ़ाने पर अगर करंट लीनियरली बढ़ता है, तो अगर करंट लीनियरली बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस डीसी क्लोज्ड सर्किट में मैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे करंट ले लिया है, एक्स एक्सिस पे मैंने करंट ले लिया है और बाय एक्सिस पे मैंने वोल्टेज ले लिया है। जैसा ही सबसे ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, मैंने इसमें एक्स एक्सिस पे करंट ले लिया है मिली एम्पियर में और वोल्टेज बाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है। अब मैं चूँकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज, अगर डीसी सर्किट में वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा समान रेशो। तो ये मैं देखता हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊँगा। यहाँ पर मैं धीरे धीरे वोल्टेज को 5.79 से देखो 5.86 5.91 मैंने बढ़ाया, वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया। वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी बढ़ रहा है समान रेशो में। और अगर घटा रहा हूँ, देखो उसमें भी देख सकते हो सर्किट में भी कि वोल्टेज घट रहा है और करंट भी घट रहा है। और वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो करंट बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्राफ में भी देख सकते हो एक एक इंक्लाइंड लाइन मिल रही है, जिसमें कि एक डॉट, एक ग्रीन कलर का एक डॉट है जो ऊपर नीचे स्लोप ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा है। अगर करंट को अगर वोल्टेज को घटा रहा हूँ तो करंट भी घट रहा है समान रेशो में, और वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी बढ़ रहा है समान रेशो में। इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से होती हुई जाती है। जो ये ये जो ऐसा ये इसका इट इम्प्लाइज दैट कि दैट इज द लीनियर कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ओम्स लॉ लीनियर कंपोनेंट के लिए ही एप्लीकेबल, लीनियर कंपोनेंट पर ही एप्लीकेबल है। लीनियर मीन्स जहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ेगा। जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर कंपोनेंट होते हैं। जो भी कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ कोई भी कंपोनेंट नॉन लीनियर ही होता है हमेशा। जबकि रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये सभी लीनियर कंपोनेंट होते हैं। इनमें अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। और अगर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन इंक्लाइन है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से वो ओरिजिन से होती हुई मिलेगी। और यहाँ पर ग्रीन डॉट दिखा रहा है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज घटाने पर करंट घट रहा है। तो ये इसमें हमने देखा कि
ओम्स लॉ को किसी डीसी परिपथ में कैसे फॉलो होता है। इसके अलावा इसका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहूँगा, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि एनिमेशन में कैसे डीसी क्लोज सर्किट में करंट बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ रहा था लीनियरली और लीनियरली डिक्रीज हो रहा था। तो इसका मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा था, इसलिए मैं एक सर्किट यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक डीसी सोर्स मैंने लगा दिया, इसके साथ एक एमीटर लगा दिया, इसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा दिया और यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर या रेजिस्टर लगा दिया। मान लिया इस रजिस्टर की वैल्यू R है और इस पे प्लस और ये V वोल्टेज डेवलप हो रहा है और यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। अब ओम्स लॉ के अनुसार I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगर इक्वल करेंगे तो V इक्वल टू I R। यहाँ पर R कांस्टेंट है, R को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि R फिक्स है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर द्वारा किसी वायर का या किसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस फिक्स किया जाता है। अब ओम्स लॉ के लिए अगर ओम्स लॉ फॉलो तभी होगा जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होगी, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट करते हैं तो T इक्वल टू टेम्परेचर, जो कि कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। तो फिर यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन जैसे किसी कंडक्टर का ले लें। कंडक्टर में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। लेकिन ओम्स लॉ के अनुसार अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ने की अपेक्षा घटने लगेगा। तो फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, तो वो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा। और अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहाँ पर करंट कम होने लगेगा। फिर ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ तो ये होता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है। इसलिए फिजिकल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से दो फार्मूले और निकल के आते हैं। I इक्वल टू V अपॉन R और R इक्वल टू V अपॉन I। देखो, करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, करंट घटाते हैं तो वोल्टेज घटता है। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब। इसलिए R जो है ना, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो R कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि समान रेशो में करंट बढ़ाने पर या घटाने पर वोल्टेज भी समान रेशो में घट और बढ़ रहा है, तो R यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगा। तो पहली कंडीशन जो कि ये ज़रूरी है कि टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि किसी एलिमेंट्स का या किसी वायर का मैन्युफैक्चरर द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। वो तो फिजिकल कंडीशन चेंज होने पर ही रेजिस्टेंस चेंज होता है, और रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए R हमेशा यहाँ पर फिक्स रहता है। I बढ़ाने पर भी वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज भी बढ़ता है। अच्छा, ये तो ओम्स लॉ हमेशा DC के लिए ही होता है, ये AC के लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है।
क्योंकि ओम्स लॉ में जो है ओम्स लॉ का जो लोड है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स वो रिएक्टिव लोड भी उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि चूंकि उसमें फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी होने से अ, जो रिएक्टिव लोड है, जैसे कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड एक्टिव हो जाते हैं। तो चूंकि रेजिस्टेंस हर एलिमेंट का वायर का भी होता है, तो वो आर प्लस जे एक्सएल या जे एक्स सी वो डेवलप हो जाता है, यानी एक इम्पीडेंस डेवलप हो जाता है। तो इम्पीडेंस के डेवलप होने से वोल्टेज या तो लेग करेगा या फिर लीड करेगा, या फिर करंट लेग करेगा या फिर लीड करेगा। समान रेशो में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट हो सकता है ना बढ़े, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इसलिए एसी के लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ओम्स लॉ सिर्फ डीसी में ही संभव है, क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको, और लाइक करें और बताएं वीडियो कैसा रहा। आगे आने वाले वीडियो में मैं सीरीज़ और पैरेलल और ओम्स लॉ से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं डालूँगा। आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और बताइए कमेंट्स करके कि कैसा रहा। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि सर इसमें क्या ऐसा है, जो भी आप डाउट हैं वो सॉल्व ज़रूर करवाएं। ओके, नमस्कार।